हेलो गाइज, कैसे हो सब। नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग और आज हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे। डिवीजन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। कॉन्सेप्ट है अपने आप में, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। डिवीजन में कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि आपको डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो जिस नंबर में भाग देते हैं उस नंबर को क्या बोला जाता है? डिविडेंड, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, हिंदी में भाज्य बोला जाता है। जिस नंबर से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक या फिर डिवाइजर। ठीक है, और जो कोशेंट आता है, कितने टाइम्स गया, हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 8 सत्ते 56, तो अगर 8 से डिवाइड कर रहे थे तो जो 7 आता है ये आपका क्या होता है? भागफल, या फिर इंग्लिश में बोले तो कोशेंट। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर। अब जैसे 57 था और 8 से आपने भाग दिया तो 7 बार गया और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो ये रिमाइंडर, या फिर हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है? शेषफल। ये आपका इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। ठीक है, तो अब अगर आपको वैल्यूज दी गई हो, मान लो रिमाइंडर कितना है? R, आपका कोशेंट कितना है? Q, आपका डिविडेंड कितना है? N, और आपका डिवाइजर कैसा है? D है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि D, Q और R गिवन है, आपको बताना है वो नंबर क्या था, डिविडेंड क्या था। तो वो नंबर कैसे आता है? आप कहोगे सबसे पहले नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर का कोशेंट में। तो डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं कोशेंट में और इसमें आप जोड़ देते हो रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड अभी आप लोग क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास से इसको कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे और जो भी आपने रूल सीखे हैं उनको हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो डिविजिबिलिटी रूल्स आपने सीखे थे। डिविजिबिलिटी रूल्स में पहला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था। आपको 3 से डिविजिबिलिटी का मैंने रूल बताया था, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक भी नहीं थे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो भाई। बोल रहे एक नंबर है 5173,324। 3 से अगर डिविजिबल हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि x एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप देखो यहां पर क्या करोगे? 3 है, 4 और 2 6, 3 से कट रहा है। यहां भी 3 से कट जाएगा। 7 और 5 12, 3 से कट रहा है। तो आप बोलोगे x का मान क्या हो कि ये एक 3 से डिविजिबल नंबर बन जाए? तो आप बोलोगे x का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अगर x का मान 0 आता तो क्या आप उसको रखते? तो आप बोलोगे नहीं रख पाते, क्योंकि x कैसी एक प्राकृतिक संख्या है और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बात क्लियर है? तो इस तरह के भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपस में जब रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिनको ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हो, आप ध्यान नहीं देते हो और गलत आंसर टिक हो जाता है। ठीक है, तो वो गलतियां नहीं करनी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, सीजीएल में मेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखो देखने में कैसा लगता है? एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लगता है। बोला है एक x एक ऐसा न्यूनतम संख्या है जिसे जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, किंतु जब उसे 9 से विभाजित किया जाता है तब 0 शेष बचता है। आपको बताना है x के अंकों का योग क्या होगा। आप जब इसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे कि 9 से विभाजित किया जाता है तब 0 शेष बचता है, यानी कि वो 9 से कैसा डिविजिबल नंबर है। अगर 9 से डिविजिबल नंबर है मतलब 9 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का? डिजिटल सम उसका 9 होना चाहिए। तो पूछ रहा है उसके x के अंकों का योग क्या होगा? तो आप बोलोगे x के अंकों का योग भी 9 होना चाहिए। देखो यहां पर कितना है? 3, यहां पर कितना है? 4, यहां पर 6, यहां पर 9। आप कहोगे सर आपने तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और करेक्ट आंसर निकाल दिया। तो कई क्वेश्चंस इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें ऊपर काफी लैंग्वेज होगी, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन सेंटर्ड होगा लास्ट 2 पॉइंट्स पे। लास्ट जो मेन उसमें पॉइंट दिया गया था कि 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल जैसे ही बोला जाए, आपको पता है अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल आएगा। तो एक ही ऑप्शन था जहां पर 9 का मल्टीपल था, वही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन जो है ये भी देखो इजी है। आपको मैंने सिखाया था इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी 2 नंबर्स हों और उनका सम एक पावर कैसे, x की पावर a प्लस y की पावर b, है ना, इस तरह से बताया था। और यहां पर a और b कैसे होने चाहिए? अगर ऑड है तो आप क्या बोलते हो कि इनका मल्टीपल होगा। इनका क्या होगा? x और y, x प्लस y इनका एक मल्टीपल होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस नंबर का एक फिक्स फैक्टर बताओ कि ये किससे हमेशा डिविजिबल होगा, तो आप क्या बोलते थे? x प्लस y से हमेशा डिविजिबल होगा। तो देखो इसमें आप देखोगे तो ये 17 है, यहाँ 29 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका फैक्टर एक क्या आ जाएगा? 17 प्लस 29, यानी कि ये बन जाएगा 46। और देखो 46 अगर इसका एक फैक्टर है तो यहां पर क्या है? 23 है। तो आप बोलोगे ओवरऑल का फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? 23 इसका एक फैक्टर हमेशा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। 29 प्लस 17 किसके द्वारा विभाज्य नहीं है? तो आप बोलोगे पहले किसके द्वारा विभाज्य है वो चेक करते हैं। तो आप बोलोगे a प्लस बी, इस तरह से चेक करते हैं। तो a प्लस बी आ जाएगा इसका फैक्टर, 29 और 17 कितना हो जाएगा 46, यानी कि ये 46 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो इससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, लेकिन 26 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपसे पूछा है किसके द्वारा डिविजिबल नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 13 की पावर 8 प्लस 11 की पावर 8 किसके द्वारा विभाज्य है? तो आप बोलोगे इनका सम करो, कितना आ जाता है, ये आ गया 24 के बराबर, यानी कि 24 से ये डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पे पावर्स तो कैसी हैं, ऑड नहीं है, इवन है। यहां पर पावर क्योंकि आपकी इवन है, तो अब आप क्या बोलोगे, इवन पावर्स के लिए तो हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 16 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 प्लस 19 की पावर 3 किसके द्वारा विभाज्य है? तो अब आप देख करके समझ पा रहे होगे, 16 और 19 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 35, यहां पर आ जाएगा 35, और यहां पर भी देखोगे तो 18 और 17 को जोड़ने पर भी कितना आ जाएगा 35 आएगा। तो आप बोलोगे ये 35 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो बोल रहा है किसके द्वारा डिविजिबल होगा? तो देखो अगर 35 से डिविजिबल है मतलब 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है और 35 से भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 22 की पावर 5 और 88 की पावर 5, इसी तरह से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये हमेशा किसके द्वारा विभाज्य है ये आपको बताना है। देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन आपका इसी तरह से बन जाएगा। अगर मैं 22 और 88 को जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 110, ठीक है, यहां पर 110 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 23 और 87 को जोड़ूंगा तो भी कितना आ जाएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 110 होने वाला है। तो यानी कि हर बार ये 110 काइंड ऑफ बनेगा, 110 110 110 इस तरह से। तो आप बोलोगे कि इसमें हमेशा, क्योंकि पावर कैसी है 5 है, यानी कि ऑड है, अगर ऑड पावर है तो आप क्या बोलोगे, ऑड पावर के केस में हमेशा a प्लस बी आपका एक फैक्टर होता है। अगर a की पावर ऑड और b की पावर ऑड इस तरह से लिखे हुए हो प्लस के फॉर्म में, तो आप क्या बोलते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब में हमेशा एक फैक्टर a प्लस बी रहता है। इसी तरह से इस केस में भी हमेशा एक फैक्टर 110 आपका हमेशा एक फैक्टर रहेगा। सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1996 तक जा रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है। आप बोलोगे पावर आपकी कैसी है, सेम है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब काइंड ऑफ फॉर्मेट से a की पावर ऑड नंबर, b की पावर ऑड नंबर, तो हमेशा इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 1997, ये इसका हमेशा एक फैक्टर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसके द्वारा विभाज्य है 1997, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आपको मैंने बेसिक स्टार्ट में सिखाया कि जैसे कोई भी नंबर होता है तो वो नंबर आप उसको कैसे लिखते हो कि जो भी नंबर होता है वो डिवाइजर से मल्टीप्लाई होता है, कोशेंट टाइम्स इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और प्लस में आ जाता है रिमाइंडर। ठीक है, कोई भी नंबर आपका लिखा होता है तो वो नंबर अगर मैं किसी डिवाइजर के बारे में या किसी डिवाइजर को रिलेशन में, डिवाइजर के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं कि डिवाइजर के कंटेक्स्ट में कोई नंबर है तो वो डिवाइजर टाइम्स कोशेंट और उसमें रिमाइंडर को ऐड करके कोई भी एक नंबर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा याद करनी है कि जैसे अगर मैं नंबर का डबल कर दूं, नंबर का डबल करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 से गुणा, तो इस साइड भी 2 से गुणा हो जाएगा और इस साइड भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी होती है कि अगर नंबर को डबल किया जाता है तो आप देखो ये पार्ट तो अभी भी d से डिविजिबल रहेगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा जस्ट डबल। इसी तरह से अगर मैं नंबर का स्क्वायर भी करता हूं तो भी देखो क्या होगा a स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab के केस में क्या होगा d तब भी आ जाएगा तो वो डिविजिबल रहेगा और r स्क्वायर अब बचेगा। यानी कि आपको एक चीज सीखनी है कि जो भी प्रक्रिया नंबर के साथ करी जाती है, चाहे उसको किसी नंबर से गुणा किया जाए, चाहे उसे किसी नंबर से भाग दिया जाए या स्क्वायर किया जाए या स्क्वायर रूट लिया जाए, आप बोलोगे सेम चीजें किसके साथ होंगी, रिमाइंडर के साथ होंगी। जो भी प्रक्रिया, स्क्वायर रूट तक आप नहीं बोलोगे, स्क्वायर रूट जहां तक यूज भी नहीं होगा कभी भी, लेकिन बाकी कोई भी प्रक्रिया अगर आपके नंबर के साथ होती है तो सेम चीज आपके रिमाइंडर के साथ भी होगी। अब जैसे कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है 125 किसी संख्या को n को 125 से भाग देने पर 37 बचता है। तो आप बोलोगे कि उसमें एक पार्ट होगा उस संख्या में जो 125 से डिविजिबल होगा और उसके बाद रिमाइंडर कितना 37 बचता होगा। तो कुछ इस तरह से संख्या होगी। अगर मैं मान लू क्वोशिएंट x है तो ये आपका एक संख्या हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है तो संख्या को 25 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो आप बोलोगे यहां पर 25 से जैसे आप भाग दोगे तो देखो ये तो अभी भी डिविजिबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ भाग किस में देना है, रिमाइंडर में। तो आप यहां पर रिमाइंडर में भाग दे दोगे 25 से, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, शेष क्या होगा 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। 899 है, इसको डिवाइड करते हैं जब, यानी कि डिवाइजर कितना है, अगर 899 है तो मैंने कहा क्वेश्चन मान लिया x, तो 63 शेष बचता है। आपसे पूछ रहा है अगर 29 से भाग दें तो क्या होगा। तो आपने कहा 29 इसका एक मल्टीपल है, 29 इसका एक मल्टीपल है। भाई कैसे मल्टीपल है, देखो अगर मैं इसको 30 से एक कम मान लू, ठीक है, तो 30 का गुणा कितने में, 3 में करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 900, ठीक है, 3 3 9 90, सॉरी 30 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो इसमें ये कितना एक कम है ना, तो इसमें भी 30 से गुणा कर देंगे तो यहां पर कितना -30 हो जाएगा, मतलब 870 पहुंच जाएगा। और एक बार और आप पहाड़ पढ़ोगे तो यहां पर 899 ये पहुंच जाएगा, यानी कि ये इसका एक मल्टीपल है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि रिमाइंडर में ये कितना कम है। 63 में 29 का भाग दे दोगे कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 58। तो 58 यानी कि 5 शेष बचेगा। आप बोलोगे शेष कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5, बाकी जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 29 से, ठीक है, क्योंकि वो 899 से डिविजिबल है तो 29 से भी डिविजिबल है। सिर्फ और सिर्फ आप रिमाइंडर में फोकस करोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी संख्या को 117 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। तो संख्या को 26 से भाग दें तो शेष क्या होगा। देखो 117 जो है वो किसका एक फैक्टर है, आप बोलोगे 117 टाइम्स x प्लस 45 ये नंबर हो गया। अब देखो 26 से जब भाग दूंगा तो मुझे ये नहीं पता है कि यहां पर कितना रिमाइंडर बचेगा। ये 13 से डिविजिबल तो नंबर है लेकिन 26 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में आप बोलोगे कि जब मुझे ये नहीं पता है कि यहां पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका जो नंबर होना चाहिए वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। अगर नंबर डिविजिबल नहीं दिया है तो आप देखो एक ऑप्शन हमेशा सी एंड डी जरूर मिलेगा और कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। यहां तक अब बात समझ गए ना। तो आप बोलोगे अब मैं इजीली बातों को समझ गया हूं, तो 13 से भाग देते हैं, x टाइम्स गया, 7 शेष बचेगा, तो यहां पर 7 ऐड हो जाएगा। तो बोला 2n को 13 से भाग देंगे तो 2n करोगे तो यहां पर अभी भी 13 का मल्टीपल रहेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और इसको 13 से भाग दोगे तो अब आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस में हर बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हर बार ये नंबर इस तरह से बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पे, रिमाइंडर पे। देखो रिमाइंडर कितना बचता था 7, संख्या का अगर डबल किया तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। 13 से भाग दोगे 14 में, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा और यही तरीका आपको अप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन बोला है किसी संख्या n को 15 से भाग देने पर, n को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 9। अगर बोल रहा है n स्क्वायर को 15 से भाग देंगे तो आप बोलोगे कि नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 81। कितना शेषफल बचेगा 15 25 75, तो आप बोलोगे अब शेषफल बचेगा 6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको 335 में 335 को जब 5a7 में जोड़ा जाता है, आपने 335 में क्या जोड़ा है 5a7। ठीक है। डिविजिबिलिटी का देखो कितना बढ़िया यूज करते हैं। 335 में 5a7 जोड़ा जाता है तो 8b2 आता है। तो आपने कहा 8b2 आता है। आप देखो यहां पर 7 और 5 कितना होता है 12, यानी कि 1 हासिल लग गया। तो आपने कहा कि 4 प्लस a ये वैल्यू किसके बराबर है b के। यहां पर एक्स्ट्रा कुछ भी गया नहीं है, इसका मतलब क्या है b की वैल्यू कहां तक होगी, आपकी हो सकती है 5 से लेकर के 9 के बीच में, यहां कहीं पर हो सकती है। और a का मान क्या कुछ हो सकता है, आप बोलोगे 1 से लेकर के कहां तक पहुंच सकता है। देखो 9 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9 और 4 13 हो जाएगा, मतलब हासिल एक एक्स्ट्रा जाएगा। तो आप बोलोगे हासिल यहां पर नहीं जाना है, इस वजह से a का मान जो हो सकता है वो 1 2 3 4 5 यहां तक हो सकता है। और b का मान क्या हो सकता है 5 6 7 8 9।
ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो 8b2 प्राप्त होता है और ये 3 से विभाज्य है तो a का महत्तम संभव मान क्या है। अब ये जो नंबर आया, कौन सा नंबर आया, 8b2, यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, 3 से विभाज्य है। आपने बोला 8b2 3 से विभाज्य है, यानी कि b की आप वैल्यूज निकाल सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, आप बोलोगे b 8 और 2 10, यानी कि 1 आ गया, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 है तो 2 हो सकती है। 2 के केस में कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 8 4 12, यानी कि 3 से डिविजिबल नंबर। इसके अलावा क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, आप बोलोगे 8 हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। तो आपने बोला b के ये 3 मान संभव है। बोल रहा है a का महत्तम संभव मान क्या है, तो आप बोलोगे जहां पर b मैक्सिमम होगा वहीं पर a मैक्सिमम होगा। तो आपने कहा b का मैक्सिमम मान 8 है तो a का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे a का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है, तो 555 और 445 का योग कितना है, 1000। तो बोल रहा है उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दोगुना है। इन संख्याओं का अंतर देखोगे तो कितना आ गया, 110। तो भागफल इसका दोगुना है, मतलब इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा नंबर होने वाला है और बोल रहा है उसके बावजूद शेष 23 रह जाता है। आप ऑप्शन देखोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3428 में कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो आप बोलोगे 13 से विभाजित है, आपको पता है एक्स्ट्रा जो संख्या होती है वही आपको घटाना होता है, यानी कि रिमाइंडर आपको हटाना होता है। रिमाइंडर हटाने का मतलब क्या है, 13 से भाग दे दोगे, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 8, ये हो गया 82। अब 13 पचे 62, 13 छंग 78, 78 यानी कि 6 बार जाएगा, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे हो गया 48, 13 26 13 39, यानी कि 3 बार जाएगा। तो आप बोलोगे 263 टाइम्स जा रहा है और अब कितना बचेगा, 39 हो गया, यहाँ पे है 48। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, यानी कि 9 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, आपका 13 से डिविजिबल नंबर आ जाएगा। देखो 3 इसमें 9 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 और यहां पर 9 घटाओगे कितना बचेगा, 17। ठीक है, सॉरी 19, 3419, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको चेक करने, कैसे चेक करेंगे, तो आपने सीखा था 3 में से ये 3 टर्म्स ऐसे घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 416। और 416 में 13 के लिए फॉर्मूला क्या था, आपको 13 के लिए फॉर्मूला डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या, आप बोलोगे 13 के लिए रूल था, यहां पे 39 तक जाते थे, यानी कि 40, तो एक जोड़ना पड़ता था, तो AB प्लस 4C। ठीक है, तो AB प्लस 4C लगा देते हैं, तो 4C यानी 6 चौको 24, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 65। और 65 मतलब 13 पचे 65, यानी कि 13 से डिविजिबल है। तो आपका जो आंसर आया है 9 वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 637 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो 637 से डिविजिबल है तो सबसे पहले 637 पे फोकस करोगे। ये क्या लिखा हुआ है, 637, और 63 कितना होता है, आपको पता है 9 7 63, मतलब 7 से डिविजिबल नंबर है, कितना आ जाएगा 91। और 91 भी आपको पता है क्या होता है, 13 7 91, तो 13 7 और 7, यानी कि ये इसके मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ नंबर है। अब आप बोलोगे अगर इसके मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है तो जो भी संख्या होगी वो इनसे डिविजिबल होगी। तो चेक करना स्टार्ट करोगे आप, सबसे बड़ी संख्या आप कहोगे कि अगर यहां पर 13 और 7 है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है 13 के लिए क्या होता है, 7 11 13 तीनों के लिए डिविजिबिलिटी रूल एक होता है, कौन सा, लास्ट के 3 डिजिट्स को फर्स्ट 2 डिजिट्स इसमें से घटा दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900। 900 क्या 7 से डिविजिबल है या 11 से या 13 से, आप कहोगे किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है, तो 999 और 99 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है 99545, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो ये है 545, इसमें से घटा दोगे 99 तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 9 घटेगा 6, 13 में से 9 घटेगा 4, ठीक है, और यहां पे बचेगा 4, तो 446 आ गया। 7 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, AB माइनस 2C, यानी कि ये आ गया 12, इसमें से 12 घटा दोगे ये आ गया 32, यानी कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करोगे 99372, 99372 सबसे पहले आप क्या करोगे, इन 3 डिजिट्स में से इन 2 डिजिट्स को घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 273, ठीक है, 273 आ जाएगा। 273 को आप चेक करोगे 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो AB माइनस 2C करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 6, 27 में से 6 घटाओगे आ जाएगा 21, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है।
ए बी प्लस 4c कर लोगे तो ए बी प्लस 4c यानी 4 3 12, तो ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 7 और 2 9, और ये हो गया 3, यानी कि 13 से भी डिविजिबल है। जो 13 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 6 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या बताएं जो 111 से डिविजिबल हो। अब देखो 111 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बोलोगे 111 किससे किससे डिविजिबल होता है? 111 अपने आप में मल्टीप्लीकेशन होता है 37 और 3 का। तो जो संख्या 37 और 3 तीनों से डिविजिबल होगी वही संख्या आप बोलोगे 111 से डिविजिबल होगी। देखो ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, टोटल सम 4 है। यहां पर ये जो संख्या है ये क्या 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, लेकिन छोटी से छोटी बोला है, तो पहले आप इसको चेक करोगे। देखो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये संख्या क्या है 3 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या ये 37 से डिविजिबल है? तो चलो चेक करते हैं। देखो यहां पर कितना है 1000 और 111 इस तरह से लिखा हुआ है। देखो 37 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 74, तो बचेगा कितना 26, तो ये आ जाएगा 260, ठीक है। फिर से 37 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 8 3 24 240, 8 7 56 नहीं 7 बार जाएगा, 7 बार डिवाइड करो, 7 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 7 7 49 9, यहां पर आ जाएगा 4 7 3 21 और 4 तो 259, तो यहां पर कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो 1 बच गया और यहां पर कितना आ गया 111, यानी कि 37 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप बोलोगे सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग ऑप्शन चेकिंग भी सीखते चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 1000 से 2000 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो आप बोलोगे 341 से विभाजित करने पर, यानी कि अगर मैं यहां पर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं n से, तो हर बार जो शेषफल बचना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं आपको पता करनी है। तो आप बोलोगे इसके लिए 1000 से बड़ी हो, तो सबसे पहले यहां पर 3 से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 900 और 4 3 12, यानी कि n की वैल्यू 3 के लिए ऐसी संख्या आपको एक मिल जाएगी 1000 से 2000 के बीच में। इसी तरह से आप 4 रखोगे यहां पर तो कितना आ जाएगा 4 3 1200 और 4 चौको 16 160, तो ये भी मिल जाएगा। 5 रखने पर 5 3 1500, ये भी उसके बीच में होगा। इसी तरह से आप 6 रखोगे तो 1800, 7 रखने पर तो 2100 हो गया, मतलब 7 पे तो आंसर नहीं आएगा। 6 रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा 6 3 18 और यहां पर 6 कम 6 6 चौको 24 के 4 यानी कि 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1946 और 5 जोड़ोगे तो 1951, यानी कि ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या हो जाएगी 1000 से 2000 के बीच में, और सबसे छोटी संख्या n = 3 रखने पर आ जाएगी। कितनी होगी 3 रखोगे तो यहां पर आ जाएगा 3 4 3 12 के 2 हासिल लगेगा 1, तो 1023 + 5 यानी कि 1028। ये वो नंबर्स हैं जो इनके बीच में लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 4 5 और 6 n की वो वैल्यूज हैं, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं जो पॉसिबल है, ठीक है। वैसे इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी 345 से डिवाइड कर दोगे तो वो भी आपको बता देगा नंबर कितने हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो चेक करने का यही तरीका रहेगा, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है 341 से डिविजिबल हो और 341 से डिवाइड करने पर ये संख्या कौन सी आ गई जो डिविजिबल है, लेकिन आपको रिमाइंडर भी चाहिए तो रिमाइंडर उसके बाद अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। n के मान इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक संख्या है, किसी संख्या n को d से भाग देने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या d के दोगुने में, उसी संख्या में d के दोगुने से भाग देने पर शेष 20 है, तो बताना है 2n में d से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो किसी संख्या n में आप जब d से भाग देते हो तो d से भाग देते हो तो कितनी बार भाग जाता है, मैंने माना x टाइम्स, तो ये संख्या हो गई और शेषफल कितना बचता है 7 बचता है। क्लियर है? तो ये आपने संख्या को इस तरह से लिख लिया। अब बोल रहा है उसी संख्या में d के दोगुने से भाग देने पर, तो आप बोलोगे d के दोगुने से भाग देने का मतलब ये हो गया 2d से भाग देने पर, और x टाइम्स मान लेते हैं यहां पर भी जाता है, ठीक है। ये कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर x हो y हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बोलोगे कितना शेषफल बचता है 20 शेषफल बचता है। क्लियर है? तो ये आपने दोनों नंबर्स को ही लिख दिया है, d का दोगुने से भाग दे रहे थे तो 2d से भाग दे दिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो 2n में d से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 2n मतलब कि आप इसका डबल कर दो किसी एक का, ठीक है। तो डबल कर दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2dx। एक सेकेंड देखो, अच्छा यहां तक अभी तक आप बात तो समझ गए कि आपने दोनों तरफ से नंबर निकाल लिया। अब कहोगे आपकी जैसे यहां पर d टाइम्स x प्लस 7 ये नंबर था, इसमें अगर मैं 2d से भाग दे दूं, या फिर यहां पर ये नंबर है ना 2d वाला,
ये नंबर मैंने निकाल लिया। इसमें अगर मैं d से भाग देता हूं तो देखो d से भाग देने पर क्या होगा, आप कहोगे इस संख्या में d से भाग देने पर यहां पर देखो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पर 20 है, 20 में जब मैं d से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है 7। ये मैंने क्या बोला, फिर से आप ध्यान से समझना। देखो पहली इक्वेशन में आपको बोला गया था कि n में d से भाग देने पर 7 शेष बचता है। दूसरी इक्वेशन में बोला था उसी संख्या में अगर 2d से भाग देते हैं तो 20 शेष बचता है। तो यहां से मैंने नंबर निकाल लिया। अब इस नंबर में जो पहली इक्वेशन बोल रहा था वो हम लोग अप्लाई करते हैं कि d से भाग दे देते हैं, तो यहां पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहां 20 रिमाइंडर में जब d से भाग देंगे तो शेषफल 7 बच रहा है। अगर 20 में d से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 7 बचता है, तो आप यहां से डिवाइजर बता सकते हो क्या रहा होगा, आप कहोगे डिवाइजर है 13। 13 ये एक ऐसा डिवाइजर है जिससे 20 में भाग दोगे तो 7 शेषफल बचेगा। बात क्लियर है, पूरा पूरा भाग जाएगा, 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आपने कहा d का मान यहां से निकाल लिया मैंने 13। अगर d का मान 13 है तो क्वेश्चन बोल रहा है 2n में d से भाग देने पर क्या होगा। तो देखो 2n आप दोनों तरफ से निकाल सकते हो, दोनों तरफ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले वाले में डबल कर दोगे तो 2n मतलब यहां पे d का मान कितना है 13 गुणे x प्लस यहां पर 7 गुणे 2 हो जाएगा। इसमें जब 13 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। यहां पर यह है 14, 14 में 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, यहां पर देखो करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर सबसे पहले 2n निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स d कितना है 13, तो ये आ गया 13 टाइम्स y प्लस में कितना 20 रिमाइंडर था, दुगुना करोगे तो ये हो जाएगा 40। 13 है रिमाइंडर, 13 रिमाइंडर से भाग दोगे तो यहां पर तो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पर 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 20 है, 20 का दुगना कर दिया तो डायरेक्टली आपने 40 लिख दिया है। तो अब इसको 40 को डिवाइड करोगे तो 13 26 33 39, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, तो डायरेक्ट अब आप आंसर यहां से निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। आपको बताना है यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करना है, आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, भाग के एक प्रश्न में मतलब आपको डिवीजन करना है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था वही डिवीजन का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन होता है। जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, मतलब ये जो है ये इसका 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, और ये जो है ये शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं इसको 10 मान लूं तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 2। इसको इसके बारे में रिलेशन दिया जा रहा है कि भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो आप बोलोगे अगर मैं इसको 10 मान लूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि शेषफल कितना है 46 हो तो आप बोलोगे 2 की वैल्यू कितनी है 46। अगर 2 की वैल्यू 46 है तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 23, तो यहां पर आ जाएगा 230। अगर ये 230 हो जाएगा तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 230 है तो ये कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा भाज्य ज्ञात करो, यानी कि आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहां पर 2 की इसका 5 गुना था तो ये 46 था, तो इसका 5 गुना ये हो गया 230, और भागफल का 10 गुना है तो भागफल कितना हो गया 23। तो भाज्य ज्ञात करना है तो आप बोलोगे भाज्य कितना हो जाएगा 230 गुणे 23 और प्लस में कितना आ जाएगा 46। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें से 23 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 230 और प्लस में आ जाएगा 2, यानी कि 232 गुणे में 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भाज्य है या फिर डिविडेंड है। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, मतलब ये 25 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है, तो आप बोलोगे यहां पर 5 गुना है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं 25 मान लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, बोले यदि शेषफल 4 है, अगर शेषफल 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 4। अगर ये 4 है तो इसका 5 गुना कर दोगे, इसका 5 गुना आप करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 चौको 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 20। अगर ये 20 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 25 गुना था ना, ये अगर वैल्यू 25 गुना है तो यहां पर थोड़ा सा इसमें वैल्यूज में चेंज हो जाएगा, इसको आप 0 करोगे, ये आएगा 40 यहां पर, और यहां पर भी होगा 40। ठीक है, तो 40 वैल्यू होगी तो इजीली आप कर पाओगे। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 8, तो यहां पर वैल्यू 40 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 40 पंचे 200, ये आ जाएगा 200। और अगर ये 200 है तो 25 8 200, तो ये आपका मान कितना आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो आपसे भाज्य पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे 200 गुणे 8 यानी कि 1600, और यहां पर 40, तो 1640 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेष 20 प्राप्त होता है। देखो ये 1043 क्या है, वो नंबर है जिसमें भाग दिया जाता है। तो भागफल कितना है, 11 है, और शेष कितना है, 20 है। ठीक है, आपको डिवाइजर नहीं पता है, भाजक नहीं पता है, तो आप कैसे भाजक निकालोगे, आप बोलोगे 11 इंटू डी प्लस 20 बराबर 1043। तो यहां से आप 20 इसमें से घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1023, और ये किसकी वैल्यू होगी 11 टाइम्स डी की। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर दोगे, ये 11 9 99, तो बचेगा 3, 11 3 33। तो डिवाइजर का मान आपका आ गया 93, ये आपका भाजक होगा। क्लियर है बात, बेसिक क्वेश्चन है एकदम आराम से आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। तो आप इसको अगर 4 मान लो तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, बोला यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है। ठीक है, ए क्या है, अगर भाजक है यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है, तो बोल रहा है यहां पर कितना आ जाएगा आपका ए और बी भाजक और भाज्य है, यानी कि ये कितना है बी है। ठीक है, तो आप बी का मान यहां से निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा a/4, और ये कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा a²/4 प्लस a/2। ठीक है, तो ये आपका मान आ जाएगा, 4 से गुणा कर दोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 4b बराबर a² प्लस 2a। तो यहां से आप कॉमन ले लोगे तो 4b बराबर a² प्लस 2a कहां पर आपको दिख रहा है, देखो 4b माइनस 2a है, यहां पर 4b माइनस a² अगर मैं रखूंगा इसको तो यहां पर a अपॉन में यहां पर 2 आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो 4b माइनस 2 अगर मैं करूंगा तो a² आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो a+1 का होल स्क्वायर बोल रहा है, यहां पर a+1 का होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा। और नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है a टाइम्स a+2, और यहां पर 4 होगा, यहां पर 5 लिखा हुआ है, ये 4 होगा, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देने पर 13 शेष प्राप्त होता है, किसी अन्य संख्या में उसी भाजक से भाग देने पर शेष 19 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 11 प्राप्त होता है। आपको बताना है भाजक क्या होगा। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट और भी सीखने को मिलेगा जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बोला गया भाजक से भाग देने पर 13 शेष बचता है, मतलब कोई एक नंबर है n, उसमें किसी एक डिवाइजर से भाग देने पर d से क्या शेष बचता है, आपने कहा 13 रिमाइंडर बचता है, कोई एक संख्या n1 है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, किसी अन्य संख्या से भाग देने पर उसी भाजक से 19 शेष बचता है, आपने कहा दूसरी एक संख्या होगी n2, इसमें भी डिवाइजर d है, इससे भाग दिया तो 19 शेष बच रहा है। तो बताना यदि उन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो 11 शेष बचता है। देखो अब इन दोनों की संख्याओं में जब आप योग करोगे तो आपको पता है जैसा संख्याओं के साथ कार्य किया जाता है वही रिमाइंडर्स के साथ भी हो जाता है। तो संख्याओं के योग में अगर आप भाग दोगे तो आप बोलोगे n1 प्लस n2 में भाग दूंगा मैं इस किसी डिवाइजर d से, तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो इन दोनों संख्याओं के शेषफल के बराबर होना चाहिए था। तो यहां पर आ जाएगा 13 प्लस 19 डिवाइडेड बाई d, और ये कितना है 20 और 22, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, आपने बोला इसके बाद आंसर 11, इतना शेषफल प्राप्त होता है। तो आप ये बताओ जो सबसे छोटी संख्या है ये 32 है, इसमें किसी संख्या से भाग देने पर 11 शेषफल मिल रहा है, तो आप बताओ ये डिवाइजर क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे डिवाइजर अगर इसमें 11 शेषफल बच रहा है और मैं मानूं कि अगर सिर्फ एक बार ही डिवाइड किया गया, ठीक है, सिर्फ एक बार अगर आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे इसमें से इसको घटा दो, 32 में से 11 घटाओगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21। तो आप बोलोगे कि ये संख्या डिवाइजर जो है ये 21 पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सबसे कम बार मैं देखूं भाग करके तो 21 को 1 से गुणा करोगे 21, और उसमें 11 शेषफल बच रहा है, अब 11 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 32, यानी कि ये डिवाइजर आपका होगा 21। ठीक है, भाजक आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है तो इसका डायरेक्ट आपको तरीका याद रखना है कि अगर पहला रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर जो है R1 और R2 अगर ये बड़े हैं तीसरे रिमाइंडर R3 से, तो आप डायरेक्ट डिवाइजर बता सकते हो, वो क्या होगा R1 प्लस R2 माइनस आ जाएगा R3 के। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट डिवाइजर होगा। देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19 और 13 32, 32 में से 11 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा 21, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देने पर 10 शेष प्राप्त होता है, किसी अन्य भाजक में भाग देने पर 6 शेष प्राप्त होता है, उसी भाजक से अगर भाग दिया जाए उन दोनों के सम में तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। आपसे भाजक पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। 10 और 6 16, 16 में से 3 गया तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 वो भाजक होगा। आपसे डिवाइजर पूछा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 13। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली कुछ इस तरह से बना दिया जाए कि किसी संख्या में d से भाग देने पर r1 शेष प्राप्त होता है और फिर से किसी अन्य संख्या में r2 प्राप्त होता है, उन दोनों के सम में संख्याओं के योग में भाग देने पर r3 प्राप्त होता है, तो डिवाइजर बताइए। तो डिवाइजर आप डायरेक्टली बता सकते हो कितना आ जाएगा r1 प्लस r2 माइनस r3। यहां तक बात क्लियर? डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलो इसके बाद यहां से हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिवीजन का मेथड, और क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग इसको करेक्टली बताते हैं, बहुत कम लोगों को इसको करेक्टली पता है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। यहां पर आप इसको बहुत अच्छे से सीखना। सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या है, और अगर किसी संख्या से सक्सेसिव डिवीजन किया जाता है, आपको शेषफल मिलता है, तो उस संख्या के कितने मान पॉसिबल है वो भी आपको बताना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जब भी आप किसी संख्या, मान लो 7 और 8 है, ठीक है, इससे आप किसी संख्या को भाग देते हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक संख्या होगी, यहां पर भाग देते होगे, ठीक है। तो ये तरीका सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्या है, आप थोड़ा सा मेरे साथ सीखोगे चीजों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। 7 और 8 से भाग देने पर मैंने कहा यहां पर मैं लिख लेता हूं रिमाइंडर, और यहां पर क्या लिखता हूं क्वोशेंट, कितने बार भाग दिया, ठीक है। तो यहां पर सबसे ऊपर में क्या आएगा, नंबर आएगा। अब देखो यहां पर जैसे अगर मैंने किसी संख्या में भाग दिया होगा तो यहां पर शेषफल बच रहा है 5, और कुछ क्वोशेंट आ गया होगा, उसको नीचे लिख दूंगा, और क्वोशेंट में फिर से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, उसको मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है वो आप समझ लो। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है 112, ठीक है, ये एक नंबर है। आपको बोला जाए कि 7 और 8 से भाग देना है, तो आप 7 से भाग दे दोगे, यहां पर कितना आ जाएगा 7 से भाग दे रहे हैं, मैं इसको छोटी संख्या लिख लेता हूं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 73, ठीक है, या फिर इस तरह से लिख लेता हूं कि 78 है, ठीक है। अब इसको आप भाग दे रहे हो किससे, 7 से और फिर 8 से। तो देखो जैसे 7 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 11 बार भाग जाएगा, 11 7 77, और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब अगला जो डिवीजन 8 से आपको देना है वो इसमें देना है, किसमें देना है, आप बोलोगे जो क्वोशेंट आता है इसमें रिमाइंडर दिया जाता है। ये आपका सक्सेसिव डिवीजन का मेथड है। मेथड क्या बोलता है, आप जिस भी संख्या से भाग दे रहे हो, जो क्वोशेंट आता है क्वोशेंट में आप फिर से डिवीजन करते हो, तो नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो 11 में होगा, आप भाग दोगे कितने से 8 से, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। अगर बोला जाता कि 7 8 और 9 से भाग दिया जाए, तो अब आप क्या करोगे 9 से भी भाग दे दोगे, तो यहां पर 9 से भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, भाग 0 बार जाएगा, 1 बार भी नहीं जाएगा, और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा पूरा का पूरा 3, ठीक है। तो इस तरह के केस में आप क्वेश्चन क्या बोलोगे कि जब 7 8 और 9 से भाग दिया जाता है किसी एक संख्या में, तो रिमाइंडर कितना कितना बचता है, आप बोलोगे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 1, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 3, और 9 से भाग देने पर भी रिमाइंडर बचता है 3, ठीक है। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। बेसिक चीज मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन बनता कैसे है। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो कैसे आप इसको अटेम्प्ट करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन को करने का एक मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, भाग नहीं जाता है, तभी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो आपने कहा कि यहां पर मान लेते हैं कि लास्ट टाइम में, यहां पे क्योंकि मैं क्वोशेंट लिख रहा हूं ना, तो मैंने मान लिया कि भाग नहीं गया होगा। अब ये 8 से भाग दे रहे थे, भाग नहीं गया, तो कितनी बार यहां पर 8 का गुणा हो जाएगा 0 में। जो भी नंबर लिखना होता था वो कैसे आता था, डिवाइजर का गुणा करेंगे क्वोशेंट में और रिमाइंडर उसमें जोड़ देंगे। तो 8 का गुणा किया 0 में, ये आपका आ गया 0, और इसमें ये 4 आप जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर 4 आ गया। इसका मतलब जो आपका इसके साथ क्वोशेंट आया था वो 4 था, और अब ये हमारा क्या हो गया था, डिविडेंड हो गया था। इसके बाद सिमिलरली आप आगे जाओगे, यहां पर 7 का गुणा कर रहे 4 में, 7 को 28, 28 में 5 जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 28 में 5 जोड़ोगे तो 33। तो आप कहोगे सबसे छोटी जो संख्या पॉसिबल है वो कितनी है, 33 है। देखो इस क्वेश्चन को करने का या एक टाइप का क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा, मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप किसी भी तरह का अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने ये कहा कि सबसे छोटी संख्या 33 है। वो संख्या 33 कब थी, जब मैंने लास्ट जो क्वेश्चन था उसको 0 माना, यानी कि भाग नहीं जा रहा है।
मैंने कहा इस बार इसको 1 मान करके देख लो। तो जैसे ही आप 1 मानोगे तो यहां पर देखो संख्या क्या आ जाएगी, पहले आपने क्या माना था 0, इस बार मैंने 1 माना, तो ये कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 और 4 यहां पर कितना आ जाएगा 12। 12 से फिर से गुणा करो, 12 सत्ते 84, 84 और 5 यहां पर कितना आ गया 89। तो आपने कहा अगली ऐसी संख्या जो पॉसिबल है वो 89 होगी। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं पॉसिबल है। पहली 33 थी, फिर 89 आ गई। तो आपने कहा देखो यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो ये डिफरेंस है आपका 6 और 3 9 और 5 और 3 8, ठीक है, तो 56 का डिफरेंस है। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि जिन नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे वो भी उनका मल्टीप्लीकेशन भी कितना है 56 है। तो यहां से मैं आपको डायरेक्ट उस नंबर के सारे पॉसिबल जो भी सॉल्यूशंस है वो लिखना बता रहा हूं। आपको जो संख्या माननी है ना, अब आपको संख्या मानने के लिए मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है, यहां पर आप रखोगे 0 तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी जो कब आएगी, लास्ट टाइम जब रिमाइंडर आपका जो क्वोशंट है वो 0 रहेगा। तो वो संख्या आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले 33 और प्लस में क्या लिखोगे, जो भी डिवाइजर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि 56 और यहां पर लिखोगे n, ठीक है। n क्या होगा, हर पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताएगा। n बराबर जब 0 रखोगे जैसे कि आपने रखा था तो आपका आंसर आ गया 33। n बराबर जब 1 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 प्लस 33 यानी कि 50 और 3 80 और ये कितना आ जाएगा 89 जैसे कि आपका आया था, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो n बराबर डायरेक्टली यहां पर 2 रख करके और नेक्स्ट संख्या भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों निकालना जरूरी है ये भी आप समझो। देखो जब भी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा है 7 और 8 से भाग देने पर 5 और 4 प्राप्त होता है, अगर भाग के क्रम को पलटे तो शेषफल बताओ, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बोलोगे इस केस में तो इसकी नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि यहां भी 7 और 8 था, यहां पर 7 और 8 का मल्टीपल पहले से ही है, मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो आप इसको भूल जाओ, डायरेक्ट भी 33 से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30 और 6 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर 3 और 2 यहां से तो डायरेक्टली आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा कि अगर इस तरह की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किसी अन्य नंबर से डिवीजन करना है, मान लो यहां पर 7 और 8 था, आपसे बोल रहा है 9 से डिवाइड करना है, तो आप किस में डिवाइड करोगे, क्या आप 33 में डिवाइड करोगे 9 से। देखो 33 में 9 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 6, लेकिन अगर आप 89 में 9 से डिवाइड करोगे तो अब आपका रिमाइंडर आएगा 8, 9 9 81, यहां पर रिमाइंडर 8 आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो आप किस संख्या में डिवाइड करोगे। तो उस तरह के केस में आपको यहां 0 या 1 नहीं रखना है, आपको एक बार 0 रखना है, 33 आ गया, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन n रखोगे, ये आपका नंबर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सीधे से यहां पर कहोगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 89 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको ये नंबर लिखना आना चाहिए और ये नंबर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इजीली आप आगे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक संख्या को 3 और 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होता है, भाग के इस क्रम को पलटने पर शेषफल बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है 2 और 3 मिलता है, ठीक है, ये मिलता है। आप सबसे छोटी संख्या निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 3, 3 3 9 और 2 11, तो आप कहोगे ये संख्या होगी 11 प्लस 4 3 12n। ये आपने संख्या जैसे ही निकाल ली, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपको बस भाग के इस क्रम को पलटने पर, तो आप क्रम को पलट दोगे, 3 और 4 की जगह पर 4 और 3 से भाग दोगे। देखो 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और कितना शेषफल बचेगा, तो आप बोलोगे शेषफल बचेगा पहली बार में 3, 2 बार भाग दिया था तो अब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक ही बार जाएगा, और सॉरी एक बार भी नहीं जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 2, तो 3 और 2 ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा था वो क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जब इसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 आता है। जब इसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो आपका जो शेषफल है वो 5 और कितना आता है 3 आता है, ठीक है। तो आपको बताना है जब m को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सीपीओ के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। सबसे पहले आप 0 रखोगे, यहां आ जाएगा 3 6 3 18 और 5 ये हो गया 23। तो आपका जो नंबर्स हैं वो 23 प्लस 6 पंचे 30n, इस तरह से नंबर्स आपके वेरी करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक आप पहुंचोगे।
30 में कितने से गुणा किया जाए? अगर मैं 33 से गुणा कर दूं तो 990 हो जाएगा। 990 में 23 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000 के ऊपर चला जाएगा। तो आप बोलोगे 4 अंकों की संख्या हो गया, मतलब n की वैल्यू 33 नहीं 32 रख सकता हूं। तो 32 का गुणा आप कर दोगे यहां पर 30 में और प्लस आ गया 23। ये आपकी सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब m को 11 से विभाजित करना है तो आप 11 से यहां पे डिवाइड कर दोगे, देखो कितना आ जाएगा? 11 को 22 यहां पर आ जाएगा प्लस 1 रिमाइंडर। यहां पर इसके आगे देखोगे 11 का 30 में जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। 33 है तो माइनस का 1, -3 और -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3। 3 + 1 ये आपका रिमाइंडर आ गया 4। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन बोला है एक न्यूनतम संख्या जिससे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर उत्तरोत्तर भाग देने पर 1, 2 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो ये क्वेश्चन है आपका 2, 3 और 5 से भाग देने पर आपका जो शेषफल आता है वो कितने आता है? 1, 2 और 3 आता है। इसके बाद आपसे बोल रहा है कि अगर उसी संख्या को क्या किया जाए? 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो आप देखो यहां पर रख दोगे सबसे छोटी संख्या 5, यहां आ जाएगा 3 × 9 और 2 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो आप कहोगे 23 + 5 15 और दूनी 30, 30n ये आपकी संख्या आ गई। अब क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको न्यूनतम संख्या बोला गया। तो न्यूनतम संख्या के लिए आप n को क्या रख दोगे? 0। यहां पर n 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे अब इस संख्या में मतलब 23 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 7 × 21 है, शेषफल आपका आ जाएगा 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। तो आप कहोगे 4, 5 और 6 से भाग देने पर 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। तो यहां पर रखूंगा 0, ये आ गया 3, 5 × 15 और 2 17, 17 चौको 68 और ये हो जाएगा 69। आपसे क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर इस तरह से होता है भाग के क्रम को अगर पलट दिया जाए तो शेषफल का क्रम भी बताइए। तो शेषफल का क्रम देखो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सबसे छोटी संख्या बोला गया तो 69, क्योंकि उसी भाग से कर रहे हैं तो प्लस में n लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे ये डायरेक्टली आ जाएगा। देखो 6, 5 और 4 इस तरह से होगा। आप कहोगे 6 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 11 × 6 = 66। तो यहां पे बचेगा कितना? 3 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 0 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3, 1, 2 यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 5, 4 तथा 3 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1, 3 तथा 1 प्राप्त होता है। तो आप बोलोगे 2, 5, 4 और 3 से भाग देने पर क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है? 1, 1, 3 और 1 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या बोला है 0 मान लोगे, यहां आ गया 1, 4 × 4 और 3 7, 7 × 35 और 1 36, 36 दूनी 72 और 1 73। तो सबसे छोटी संख्या अगर आपसे बोला गया है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 73 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में सक्सेसिवली लिखा है, हिंदी में भी उत्तरोत्तर आपका लिखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाते हैं इजी क्वेश्चन होते हैं। जब भी आपको बोला जाए n एक पूर्णांक है तो n³ - n हमेशा किससे विभाजित होगा? तो आप हमेशा एक काम किया करो, n की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। देखो 1 रखने पर तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखने पर 8 - 1 कितना आ गया? 7 आ गया। इसके बाद देखो 3 अगर मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में से 3 घटेगा, ये कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 2 रखने पर कितना आएगा? 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 घटाओगे तो ये आएगा 6। तो ये 6 आया, यहां पर 24 आ गया। इसके बाद 3 अगर मैं रखा तो 24 आ गया। 4 रखने पर 16 चौको 64, 64 में से 4 घटाया तो 60 आ रहा है। अब बस 3 ऑप्शंस में ही देखोगे आपको एक आंसर मिल जाएगा। हमेशा किससे डिविजिबल है? ये 6 से हमेशा डिविजिबल है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अपनी सीट के लास्ट क्वेश्चन में देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, यानी कि कैसा है? होल नंबर है, 1 से बड़ी है तो बताना है n² - 1 हमेशा किससे विभाजित होगा? 1 से बड़ी है मतलब 2 रखना है, 2 रखोगे यहां कितना आएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4 - 1 तो 3 आ गया। तो ये आ गया 4 × 12। ठीक है, आगे देखो इसके बाद 3 रख के देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 - 8। तो यहां पर देखो ये हमेशा किससे विभाजित हो रहा है? यहां पर 4 है, यहां भी 4 है, यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, मतलब हमेशा 12 का मल्टीपल बन रहा है। आप कहोगे 2 में ही चेक कर लिया मैंने, 12 का मल्टीपल हमेशा बनेगा। आप अगर भरोसा नहीं हो तो एक बार और चाहो तो चेक कर लो। यहां पर क्या रख दोगे? 4 रख दोगे। ठीक है, 3 तक रख लिया, 4 रख लोगे। 4 का स्क्वायर 16
और यहां पर 4 का स्क्वायर करोगे 16 में से 1 15। देखो यहां पर भी आपको 4 मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है 3, 4 3 12, हमेशा ये 12 से डिविजिबल रहेगा। बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है?